नमस्कार दोस्तों, मैं लाल साहब आपके अपने रोजगार विद ओजांक के इस सुनहरे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दो पंक्तियों के माध्यम से मैं शुरुआत करता हूं। फूलों से फूल मांग लो, सागर से गहराई। फूलों से फूल मांग लो, सागर से गहराई। रोजगार विद ओजांक में आप सभी को हो बधाई। बिन सावन बरसात नहीं होती, सूरज डूबे बिना रात नहीं होती। बिन सावन बरसात नहीं होती, सूरज डूबे बिना रात नहीं होती। क्या करे ऐसे हालात है कि माँ सरस्वती को याद किए बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। आइए हम सेशन को चालू करते हैं। तो मैं हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी में आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, चाहे हिंदी का सब्जेक्ट होगा, चाहे पॉलिटी का, चाहे जीएस का, चाहे मैथ का, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम उसके सिलेबस को जानना हमको बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या चीज़ है, क्या हमको पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करना है, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो हम हिंदी में देखेंगे तो शुरुआत हिंदी साहित्य के इतिहास से होता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। हिंदी कैसे बनता है, ठीक है, हिंदी का निर्माण कैसे हुआ है, हिंदी कहाँ से आई है, कैसे आई है, किस प्रकार से आई है, भाषा हमारी क्या होती है, भाषा का निर्माण कैसे हुआ है, भाषा कितने प्रकार की होती है। ये सारे चैप्टर जो हैं वो आपके क्या कहते हैं, साहित्य के रूप में है। और इसी के आगे हिंदी भाषा का उद्भव होता है। हिंदी भाषा के उद्भव के बाद फिर आपका क्या कहते हैं, अंतर्गत अपभ्रंश आ जाते हैं। तमाम सारे टॉपिक आपके साहित्य के अंतर्गत आता है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि हिंदी साहित्य के बाद एक चैप्टर आपका होता है जिसको हम कहते हैं व्याकरण, हिंदी का व्याकरण, हिंदी व्याकरण, जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं, हिंदी में इसी को कहा जाता है व्याकरण। तो हमको व्याकरण के अंतर्गत सारी चीजें पढ़नी होती हैं कि वर्णमाला क्या होता है, लिंग विचार क्या होता है, वचन क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कारक क्या होगा, संधि क्या होंगे, समास क्या होगा, रस छंद अलंकार क्या होंगे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अपठित गद्यांश, ये सारे चैप्टर इस व्याकरण के अंतर्गत आता है। और इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्याकरण है क्या, व्याकरण क्या चीज है, व्याकरण का निर्माण कैसे होता है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है, और व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। इन सारी चीजों को हम समझेंगे। और व्याकरण के बारे में जानकारी होने के बाद हम इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक होंगे, जो भी टॉपिक आएगा, जो भी टॉपिक आपके सामने आएगा, जो भी टॉपिक होगा, सभी टॉपिकों को हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि व्याकरण क्या है। दोस्तों, व्याकरण के बारे में जानने से पहले हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो व्याकरण शब्द लिखा हुआ है, जो व्याकरण शब्द लिखा हुआ है, इस व्याकरण शब्द का सबसे पहले निर्माण कैसे हुआ है, इस व्याकरण शब्द का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ है, ये व्याकरण शब्द कैसे बना है, कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये सारी चीजें हम व्याकरण में जानेंगे। तो सबसे पहले व्याकरण हुआ, उसके बाद इस व्याकरण शब्द से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि व्याकरण का तो निर्माण हम कर देंगे, लेकिन करने के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि जो व्याकरण हमारा शब्द है, व्याकरण का मूल अर्थ क्या होता है, व्याकरण का मूल अर्थ क्या होगा। और व्याकरण के मूल अर्थ के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। और व्याकरण की परिभाषा के बाद हम देखेंगे, देखिए व्याकरण से कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बता रहा हूं। उसके बाद फिर आ जाएगा व्याकरण में कौन सी संधि है। फिर हम कहेंगे कि व्याकरण में कौन सा समास है।
एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जाएगा, उसके बाद भी पूछा जाता है। एक टॉपिक आपके अंतर्गत है, आपके सिलेबस के अंतर्गत है, जिसको कहा जाता है अनेक शब्दों के एक शब्द। तो यहाँ देखिए, इसके लिए हो जाएगा कि हम जो व्याकरण तो जानते हैं, लेकिन व्याकरण को जानने वालों को कहते हैं ज्ञाता। यानी व्याकरण के ज्ञाता को हम क्या कहेंगे? व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? व्याकरण के जानने वालों को हम क्या कहेंगे? एक शब्द में हम क्या कहेंगे कि व्याकरण के जानने वालों को हम क्या कह सकते हैं? और उसके बाद फिर है व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के अंग कितने होते हैं? और एक क्वेश्चन और आपका बनेगा, एक क्वेश्चन और आपका बन जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि आपका यूपीपी, यूपीएसआई यानी वनडे एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें तो पूछा ही जाता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको कहा जाता है कि व्याकरण का पाणिन किसे कहा जाएगा? व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाएगा? व्याकरण का, देखिए इतने क्वेश्चन व्याकरण से है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ व्याकरण का निर्माण कैसे हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, व्याकरण का निर्माण कैसे हुआ है इसको हम देखेंगे कि व्याकरण का निर्माण कैसे हुआ है। तो व्याकरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक हो जाता है वि और दूसरा हो जाएगा आकरण। एक हो जाएगा वि, दूसरा हो जाएगा आकरण। और कहीं कहीं आपको मिलता है, कहने का मतलब है कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, कहेंगे व्याकरण तीन शब्दों से मिलकर आता है, वि धन आधन आकरण। लेकिन तीनों जो भी हम शब्द, हमारे जिन शब्दों को हम तोड़ते हैं, उन शब्दों का अपना अर्थ होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए। अगर हम वि धन आधन आकरण करते हैं, अगर हम यहाँ लिखेंगे वि धन आ धन करण, तो वी का मतलब तो हो जाएगा, लेकिन आ का मतलब क्या होता है, कर्ण का मतलब क्या होता है, ये दोनों संधि के रूप में हो जाएगा। तो इन दोनों को हम ये यहाँ लिखे हैं आकरण, वि धन आकरण, यानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है वि धन आकरण। वि धन आकरण बराबर होता है व्याकरण। अब आगे देखिए, ये तो हमको पता होगा दो शब्दों से मिलकर हमारा व्याकरण बना हुआ है, व्याकरण शब्द बने हैं, लेकिन हमको ये पता था कि वी का मतलब क्या होगा, वी का मतलब क्या होगा। तो वी का मतलब होता है व्यवस्थित, वी का मतलब हो जाएगा व्यवस्थित, और आकरण का मतलब होता है आकार प्रदान करना। आकार प्रदान करना, या हम इसी को कहेंगे रूप प्रदान करना। आकार प्रदान करना या रूप प्रदान करना। अब कैसे आकार प्रदान करना होगा, कैसे रूप आकार प्रदान करना होगा, यहां लिखा कि व्यवस्थित आकार प्रदान करना ही हमारा क्या है, व्याकरण नहीं। ये व्यवस्थित आकार प्रदान करना हमारा जो शाब्दिक, यानी कहेंगे कि इसका निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है जिसको हम कहेंगे मूल अर्थ, यानी व्याकरण का मूल अर्थ क्या होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि व्यवस्थित, व्यवस्थित आकार प्रदान करना ही, व्यवस्थित आकार प्रदान करना ही हमारा क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। यानी व्यवस्थित आकार प्रदान करना व्याकरण कहलाता है। अब कहोगे कि व्यवस्थित आकार प्रदान करना, किसका व्यवस्थित आकार प्रदान करना, हमारा करना कि आपका करना, कि किसका व्यवस्थित आकार प्रदान करना, तो किसका हम व्यवस्थित आकार प्रदान करेंगे। तो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है परिभाषा, क्या लिखा हुआ है, परिभाषा लिखा हुआ है। परिभाषा से हम समझेंगे कि किसका हम व्यवस्थित आकार प्रदान करेंगे। तो यहाँ कहेंगे कि जो हमारी परिभाषा हो जाएगी वो होगा कि भाषाओं का व्यवस्थित आकार प्रदान करना, भाषाओं का व्यवस्थित आकार प्रदान
करना, व्यवस्थित आकार प्रदान भा करना ही व्याकरण कहलाता है। भाषाओं का व्यवस्थित आकार प्रदान करना व्याकरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ निर्माण हुआ, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए व्याकरण का निर्माण कितने शब्दों से हुआ, तो कितने बताओगे? दो। पहला क्या हो जाएगा? वी। दूसरा क्या हो जाएगा? आकरण। यानी कहेंगे वी धन आकरण बराबर क्या हो जाएगा? व्याकरण। वी का मतलब व्यवस्थित, आकरण का मतलब आकार प्रदान करना या रूप प्रदान करना, ठीक है। और कहेंगे मूल अर्थ क्या होता है व्याकरण का, तो हम कहेंगे व्यवस्थित आकार प्रदान करना। अब किसका व्यवस्थित आकार प्रदान करना, यहाँ परिभाषा में समझेंगे कि परिभाषा हो जाएगी भाषाओं का व्यवस्थित आकार प्रदान करना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब देखिए भाषाओं का तो क्या कहते हैं? व्यवस्थित आकार प्रदान करना, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ व्याकरण के अंग लिखा हुआ है। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के अंग कितने होते हैं? तो साथियों व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। और 3 अंग में पहला जो हो जाएगा वो हो जाता है आपका वर्ण, और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा आपका शब्द, और तीसरा हो जाएगा वाक्य। तीसरा क्या हो जाएगा? वाक्य। ये व्याकरण के 3 अंग हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ भैया व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो क्या बताओगे? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक वर्ण हो गया, एक शब्द हो गया, एक वाक्य हो गया। अब वर्ण, शब्द और वाक्य 3 आपके सामने है, तो हमको पता होना चाहिए वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होता है। इन सब चीजों को जो हम जान लेंगे, पहचान लेंगे, तब हम भाषाओं को अच्छी तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। अपनी बातों को, अपने विचारों को कहीं पर भी रहेंगे, किसी भी तरीके से रहेंगे, लेकिन अपनी बातों और विचारों को क्या करेंगे? अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा व्याकरण के कितने अंग हो गए? 3। पहला हो गया वर्ण, दूसरा हो गया शब्द, तीसरा हो गया वाक्य। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि व्याकरण में कौन सी संधि है? व्याकरण में कौन सी संधि है? तो व्याकरण का संधि विच्छेद करेंगे तो यहां हो जाता है, आप यहां किए हैं वी धन आकरण, वी धन आकरण। तो वी धन आकरण बराबर क्या होता है? व्याकरण होता है। यदि हम इसको यहां करेंगे हो जाएगा वी धन आकरण। तो वा को हम जब आधा करेंगे तो यहां लिखेंगे छोटी प्लस लगाकर लिखेंगे आकरण। जब आपको हम संधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि यदि प्लस के पूर्व में ई रहता है, प्लस के पश्चात में कोई इसके समान स्वर आ जाता है, तो ई का हमारा क्या हो जाता है? या हो जाता है। और जब ई का या हो जाता है, ए आधा है, वा को हम लिखेंगे आधा, और ई के स्थान पे लिखेंगे या, ठीक है, आधा है, और प्लस लगाकर इधर लिखेंगे क्या? आकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आकरण लिखेंगे। देखिए अगर किसी भी वर्ण, किसी भी अक्षर के नीचे हलंत लग जाता है तो अपने में क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ये आधा है, यहाँ भी आधा है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर कोई भी वर्ण आधा है, कोई भी अक्षर आधा है, यदि उसके जस्ट बगल में कोई स्वर आ जाता है, क्या आ जाता है? कोई स्वर आ जाता है, वह अपने में पूरा हो जाता है। ये आधा वा है, इसको हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे आधा वा। यानी आधा वा आपका ऐसे कर सकते हैं, ये आधा वा हो गया आपका। या है आधा है, छोटा आ गया, पूरा कर दिए। इसके साथ में बड़ा की मात्रा है, लिख दीजिए, और कर्ण को लाकर जोड़ दिए, क्या बन गया आपका? व्याकरण बन गया। ये देखिए यहाँ विधन आकरण से कैसे मैंने व्याकरण बनाया। विधन आकरण बराबर क्या होता है? व्याकरण होता है। ये नियम कहाँ का है? ई का या कहाँ पर होता है? तो एक संधि होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस संधि होती है, उस संधि का नाम है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। देखिए जब संधि पढ़ाएंगे तो सारी चीजें वहां आपको बताएंगे कैसे यण स्वर संधि होता है। एक सिंपल सा तरीका है, समझ लीजिए, चाहे ट्रिक समझिए चाहे वैसे समझ लीजिएगा, कैसे हम पहचानेंगे क्या कहते हैं कि यण स्वर संधि है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, यदि या वा रा, या वा और रा, या वा रा के पहले यदि कोई आधा अक्षर आ जाता है तो वह हमेशा यण स्वर संधि होता है।
ट्रिक, कहीं कहीं आपको 2 3 4 शब्द मिल जाएंगे जो आपके इस नियम पर नहीं रहेगा कि या वार के पहले यदि आधा अक्षर आ जाता है तो यण स्वर संधि हो जाता है। उसको जब मैं नियम पढ़ाऊंगा, नियम बताऊंगा, तब वहां बताऊंगा कैसे यण स्वर संधि नहीं है और कैसे यण स्वर संधि है। तो यहाँ इतना देखिए कि अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए व्याकरण में कौन सी संधि है, हम क्या बताएंगे? व्याकरण में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। फिर व्याकरण से क्वेश्चन बनता है कि बताए भैया कि व्याकरण में कौन सा समास है। व्याकरण में कौन सा समास होगा? संधि तो हम जान लिए कि व्याकरण में यह स्वर संधि है, लेकिन कहेंगे व्याकरण में कौन सा समास है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान दीजिए, एक आपका समास होता है जिसको हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। व्याकरण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कैसे अव्ययी भाव समास है? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अव्ययी भाव का समास, तो अव्ययी भाव का मतलब होता है अव्ययी। अव्ययी लिखा, अव्ययी का मतलब अव्यय। क्या लिखा है? अव्यय। यानी अव्ययी का मतलब क्या हो गया? अव्यय हो गया। यहां अव्यय से मतलब होता है उपसर्ग से। किससे होता है? उपसर्ग से होता है। एक अव्यय आप बाद में पढ़ेंगे, जो अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ये सारी चीजें अव्यय का अलग टॉपिक हुआ, हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ जो अव्यय का मतलब है, यहाँ अव्यय का मतलब है उपसर्ग से। तो कहने का मतलब है किसी भी मूल शब्द में, किसी भी मूल शब्द में यदि कोई उपसर्ग लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसके माध्यम से एक नए शब्द का निर्माण करता है, तो उसको हम अव्यय के रूप में, उपसर्ग के रूप में समझते हैं। तो यहां लिखा हुआ है व्याकरण, ये आकरण शब्द है। क्या है? आकरण शब्द है। लेकिन आकरण में मैंने क्या लगा दिया? वी। और जब वी लगा दिया, वी को जोड़ दिया, तो एक शब्द बन गया क्या? व्याकरण। कहेंगे व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या बताओगे? वी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। तो यहां पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाता है। और जो अव्ययी भाव समास पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि पहला नियम क्या होता है अव्ययी भाव समास का। जब एक पद के माध्यम से जब एक पद के माध्यम से अनेक पदों का बनना शुरू हो जाता है, अनेक पदों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा नियम आपका हो जाता है, यदि आपको द्विरुक्त शब्द मिल जाता है। अब द्विरुक्त शब्द क्या होता है? वर्णमाला पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि द्विरुक्त शब्द क्या होता है, द्विरुक्त वर्ण क्या होते हैं। ठीक है? तो यहाँ आप देखिए व्याकरण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो गया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके सामने है, जो लिखा गया है कि व्याकरण के जानने वालों को क्या कहते हैं, यानी व्याकरण के ज्ञाता को हम क्या बोलते हैं। तो यहां से देखिए एक क्वेश्चन आपका यहां आ जा रहा है, कहेंगे व्याकरण के जानने वालों यानी व्याकरण के ज्ञाता को हम क्या बोलते हैं। तो व्याकरण के ज्ञाता को एक शब्द में बोलेंगे, कहा जाता है वैयाकरण। क्या कहा जाता है? वैयाकरण बोला जाता है। यानी व्याकरण के ज्ञाता को हम बोलेंगे वैयाकरण, व्याकरण के जानने वालों को क्या बोलेंगे? वैयाकरण। एक शब्द में वैयाकरण कहेंगे। अब लास्ट आपका क्वेश्चन बना हुआ है, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्जाम का होगा या जो टीजीटी पीजीटी का होगा, उसमें भी पूछा, टीजीटी में पूछा गया है कि व्याकरण के पाणिनि को क्या कहा जाता, किसको कहा, व्याकरण का पाणिनि किसको कहा जाता है। तो व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी जी को। किशोरी दास वाजपेयी, यानी किशोरी दास वाजपेयी जी को, किशोरी दास वाजपेयी जी को, किशोरी दास वाजपेयी जी को क्या कहा जाता है? व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। और व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी जी को, यानी यहां देखेंगे किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी जी को कहा जाता है व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। तो साथियों देखो व्याकरण से हमारे इतने क्वेश्चन बने हैं।
ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये इससे आपको ये पता होगा कि व्याकरण क्या चीज है। जैसे मैंने बताया, पहला क्वेश्चन व्याकरण का निर्माण कैसे हुआ है, विधानाकरण से। व्याकरण का मूल अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित आकार प्रदान करना। कहेंगे परिभाषा क्या हो जाएगी, कहेंगे परिभाषा क्या होगी, कहेंगे भाषाओं का व्यवस्थित आकार प्रदान करना ही हमारा क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अब देखिए, अब व्याकरण में जो दूसरा क्वेश्चन है, संधि के बारे में बोला गया कि व्याकरण में कौन सी संधि है, तो हम बता दें यण स्वर संधि है। फिर आगे क्वेश्चन आ गया व्याकरण में कौन सा समास है, तो बताए अव्ययीभाव समास है। फिर कहेंगे व्याकरण के जानने वालों को क्या कहते हैं, ये व्याकरण के ज्ञाता को कहते हैं। एक शब्द में क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है व्याकरण कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं। यदि हम इसको जानकारी हमें जानकारी रहेगी तभी हम आगे सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो अगर वर्ण नहीं पता है, शब्द नहीं पता है, वाक्य नहीं पता है, जब आपको वर्ण ही नहीं पता रहेगा तो शब्द बना ही नहीं पाओगे, अक्षर नहीं पता रहेगा तो शब्द बना ही नहीं पाओगे। और जब वर्ण पता हो जाएगा तो आपने शब्द बनाना सीख लिया। और जब शब्द बनाना सीख लिया, जब शब्द बनाना सीख लिया तो शब्द के माध्यम से हम वाक्य को बनाना सीख जाते हैं। और जब वाक्य को बनाना सीख जाएंगे साथियों, तो हम अपनी बातों, अपने विचारों को भाषाओं के माध्यम से कहीं पर रहेंगे, किसी भी तरीके से रहेंगे, सभी चीजों का हम अपनी भाषाओं को कहीं भी किसी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीजें रहेंगी आपको यहीं पर पूरा मैं याद करवा दूंगा, केवल थोड़ा से ध्यान दीजिए। और आप ध्यान देने के बाद थोड़ा से आप क्या कहते हैं, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, बस सारी चीजें आपके स्क्रीन पे है। और अब इसके आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में था। अब व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपका है, कौन कौन सा टॉपिक आपका है जो हम व्याकरण में पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के अंग में एक शब्द मैंने लिखा था वर्ण, और दूसरा लिखा था शब्द, और दूसरा लिखा था वाक्य। तो हम पहला लिखेंगे, यहां देखेंगे एक शब्द हमारा है वर्ण। अब देखिए, ये वर्ण शब्द है, देखने में बहुत छोट लग रहा है, छोटा सा है, लेकिन देखिए इसके कितने क्वेश्चन बनते हैं। कहावत है ना, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। लेकिन देखिए इस वर्ण से कितने क्वेश्चन बनते हैं, आप देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हम जाने कि वर्ण क्या है, वर्ण के बाद वर्ण कैसा है, वर्ण का अर्थ क्या होता है। उसके बाद फिर कहेंगे वर्ण के भेद कितने होते हैं, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उनमें कितने पुल्लिंग होते हैं, कितने स्त्रीलिंग होते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक समझिएगा। जो पहला क्वेश्चन इससे बनेगा, पहला क्वेश्चन है कि वर्ण क्या है। देखिए, जब वर्ण के बारे में जानकारी होगी भाई, तभी हम आगे शब्दों का निर्माण करेंगे। और अब बताएंगे वर्ण क्या है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, वर्ण कैसा है, वर्ण क्या है और वर्ण कैसा है। फिर बात आती है वर्ण क्या है, वर्ण कैसा है, फिर कहेंगे कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, वर्ण का अर्थ क्या होता है, वर्ण के अर्थ कितने होते हैं, वर्ण का अर्थ क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। फिर आपका आ जाएगा कि वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है। फिर आगे आपका क्वेश्चन रहेगा कि वर्णों की मूल संख्या तो ठीक है, लेकिन यहाँ कहेंगे कि पूरे वर्णमाला में जो वर्ण होंगे उसमें पुल्लिंग कितने होंगे। और आपका एक क्वेश्चन बनेगा
कि स्त्रीलिंग की संख्या कितनी, यानी वर्ण में वर्ण जो आपके हैं कितने पुल्लिंग है, कितने स्त्रीलिंग है, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है इससे, ठीक, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं। परिभाषा को थोड़ा से देखिए, ये परिभाषा थोड़ा सा हम यहां लिखेंगे और यही लिखेंगे इसके भेद या प्रकार कितने होते हैं, इसके भेद या प्रकार कितने होते हैं। इतने क्वेश्चन देखिए, वर्ण छोटा सा है लेकिन कितने क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपके स्क्रीन पर कितने क्वेश्चन हैं आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहां देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है कि वर्ण क्या है, ठीक, वर्ण क्या है, तो समझिएगा वर्ण जो होता है वो, वर्ण जो होगा वो आपका अविनाशी होता है। क्या होता है, अविनाशी होता है, अविनाशी। वर्ण क्या होता है, अविनाशी होता है। वर्ण कैसा है, वर्ण कैसा है, हम कहेंगे वर्ण जो होंगे वो अनेकार्थी शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे, अनेकार्थी शब्द होगा। अब देखिए दो को समझते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस अविनाशी का मतलब क्या होगा, विनाशी और अविनाशी दो शब्द होते हैं। विनाशी का मतलब होता है विनाश होना और अविनाशी का मतलब होता है जिसका विनाश ना हो, जिसका विनाश ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अविनाशी बोलते हैं। और जिसका विनाश हो जाता है, जिसका क्षरण हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विनाशी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बना कि वर्ण क्या है, तो हम बताएंगे अविनाशी है। अब कैसे अविनाशी भी परिभाषा में आपको बताऊंगा, तो बताऊंगा कैसे अविनाशी है। ठीक है, अब दूसरा क्या, वर्ण कैसा है, तो वर्ण कैसा है, अनेकार्थी शब्द होते हैं। एक शब्द लिखा हुआ अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द होते क्या है, अनेकार्थी शब्द किसे कहेंगे, जब मैं आपको शब्द रचना पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि शब्द रचना कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द रचना कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहला हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, रचना के आधार पर हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा अर्थ के आधार पर हो जाएगा, चौथा आपका व्याकरण के आधार पर हो जाएगा। तो उत्पत्ति के आधार पर बताएंगे, उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, ये सारी चीज ट्रिक के साथ में बताऊंगा जब शब्द रचना पढ़ाऊंगा। तो कुल कहेगा तो 5, मुख्य रूप से कहेगा तो 4, तत्सम तद्भव देश सद विदेश सद संकर और मिश्रित शब्द। रचना के आधार पर हो जाएगा क्या, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ यौगिक शब्द हो जाएगा। अर्थ के आधार पर पूछेगा जो आपके टॉपिक में है, अर्थ के आधार पर पूछेगा तो अर्थ के आधार पर 4 होता है, मुख्य रूप से 3 दे देता है, 3 होता है। जैसे आपको कह दिया अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, एकार्थी शब्द हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा, पर्यायवाची तो विलोम शब्द हो जाएंगे। उसके बाद व्याकरण के आधार पर 2 होता है, एक विकारी होगा और एक अविकारी होगा। तो यहाँ एक शब्द आया है क्या, अनेकार्थी शब्द। हम इसको तोड़ेंगे, अनेकार्थी को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखे अनेक धन अर्थी, अनेक धन अर्थी। अब अनेक धन अर्थी बराबर हो जाएगा एकार्थी। अनेक का मतलब अनेक, अर्थी का मतलब हो जाएगा अर्थ देने वाला। यानी जब एक शब्द, एक वह शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलने लगेंगे, एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ निकलने लगेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। यानी इसको हम अनेकार्थी बोले हैं तो भाई वर्ण का अर्थ एक से अधिक होना चाहिए, और जब एक से अधिक अर्थ होगा तभी होगा अनेकार्थी, और जब एक से अधिक अर्थ नहीं होगा तभी तब आपका अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ अविनाशी, यानी इसका विनाश नहीं होगा, इसका क्षरण नहीं होगा, तब आपका हो जाएगा वर्ण, अगर हो जाएगा तो वर्ण आपका नहीं होगा। तो दो चीजें हैं, एक क्या है, अविनाशी है, दूसरा कैसा है, अनेकार्थी शब्द है। अब यहां देखिए ये जो आपका शब्द लिखा हुआ है परिभाषा, वर्ण की परिभाषा हम क्या बताएंगे, वर्ण की परिभाषा होती क्या है। ठीक है, तो समझिए वर्ण की परिभाषा होती है, कहेंगे वर्ण वह छोटी सी छोटी इकाई है, वह छोटी सी
छोटी इकाई है। वर्ण वह छोटी सी छोटी इकाई है। वर्ण वह छोटी सी छोटी इकाई है जिसके जिसके और अधिक और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये आपकी परिभाषा है। ये आपकी परिभाषा है कि वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। यानी जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं, यानी टुकड़े कैसे नहीं करेंगे, जैसे हमने यहां लिख दिया एग्जाम्पल में, जैसे मैंने दिया का, एक का, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वर्ण बोलते हैं, यानी वर्ण कहने का मतलब है कि वर्ण छोटी से छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहां लिखा है भेद या प्रकार। देखिए यहां लोग गलत करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लोग गलत करते हैं कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, संख्या और वर्ण में दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। और वर्ण के भेद पूछता है तब संख्या पर मार देते हैं, संख्या पूछता है तो भेद मार देते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो वर्ण के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा आपका? पहला कौन सा हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा स्वर और दूसरा हो जाएगा आपका व्यंजन। पहला कौन सा हो जाएगा? स्वर हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। फिर लिखा हुआ अर्थ, यानी वर्ण के अर्थ कितने होते हैं? तो हम कहेंगे जो वर्ण के अर्थ होते हैं हम कह देंगे वर्ण के 3 अर्थ होते हैं। और 3 कौन कौन से होंगे? एक वर्ण का मतलब हो जाएगा अक्षर, और एक वर्ण का मतलब हो जाएगा जाति। एक वर्ण का मतलब हो गया अक्षर, एक वर्ण का मतलब हो गया जाति, और एक वर्ण का मतलब हो गया रंग। 3 है। देखिए एक से अधिक अर्थ हो गए कि नहीं? और यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूछता है निम्नलिखित में से वर्ण का अर्थ नहीं है। 3 ऑप्शन यही रहेगा। जितनी बार क्वेश्चन पूछा है, चौथा ऑप्शन जो रहता है वो दिया रहता है, आकाश दिया रहता है। आंख मूंद कर आकाश पे मार के चले जाइए। ये आपके अक्षर, जाति और रंग तीनों किसके अर्थ हैं? वर्ण के अर्थ हैं। बात आती है संख्या की। बात आती है संख्या की। कहें कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो साथियों वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। वर्णों की कुल संख्या 52 हो जाएगी। और पूछेगा वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की मूल संख्या जो होती है वो होती है आपकी 44। कितनी होती है? 44 होती है। ये जब हम वर्णमाला पढ़ाएंगे तब आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि 52 कैसे होता है, 44 कैसे होती है, कौन कौन से वर्ण होते हैं जो 52 के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं जो 44 के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीजें जब वर्णमाला में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां बताऊंगा। और यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है पुल्लिंग की संख्या कितनी है और स्त्रीलिंग की संख्या कितनी है। तो कहा जाता है कि जो वर्ण हो, जो यानी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं सारे अक्षर पुल्लिंग होते हैं। लेकिन नीचे एक बढ़िया सुंदर सा शब्द लिखा रहता है जिसको कहा जाता है अपवाद। और अपवाद में कुछ अपवाद हैं जो पुल्लिंग ना होकर किस में चले जाते हैं? स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। तो पहले हम स्त्रीलिंग को समझ लेंगे, स्त्रीलिंग को पता कर लेंगे तो पुल्लिंग अपने आप पता हो जाएगा। कौन कौन से जो बचेगा वो सारे पुल्लिंग में आ जाएंगे। और स्त्रीलिंग कितना होता है इसको हम समझेंगे। तो वर्णमाला में वर्णों में कुल स्त्रीलिंग की संख्या कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 है। अब कौन कौन से हैं? कौन कौन से 3 है? देखिए इधर कौन कौन से 3 है। यह हो जाएगा छोटी ई, बड़ी ई और आपका री। ये तीन आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। वर्णमाला में वर्णमाला में स्त्रीलिंग की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से? छोटी ई है, बड़ी ई है और री है।
एक शब्द बचा पुल्लिंग। जब 3 स्त्रीलिंग हो गए तो बचे कितने? 49। तो हम यहाँ लिख देंगे कितने हो जाते हैं हमारे 49। पुल्लिंग की संख्या कितनी हो जाती है? 49 हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखिए, आप देखिए एक बार फिर देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बना कि वर्ण क्या है। पहला क्वेश्चन बना कि वर्ण क्या है। वर्ण अविनाशी है। वर्ण कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है। वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया। फिर कहेंगे वर्ण के अर्थ कितने होते हैं? वर्ण के 3 अर्थ होते हैं। एक अक्षर हो गया, एक जाति हो गया, एक रंग हो गया। कहेंगे वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 हो गई। अब कहेंगे मूल संख्या कितनी होती है? तो हम बताएंगे 44 बताएंगे। अब बात आती है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। वर्णमाला में कितने पुल्लिंग होते हैं, कितने स्त्रीलिंग होते हैं? तो स्त्रीलिंग संख्या 3। और कौन कौन सी होती है? छोटी ई, बड़ी ई और री, और बाकी जितने भी बचे हैं वो आपके क्या है? पुल्लिंग की संख्या है। तो आज के लिए इतना ही। 2 पंक्ति के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करते हैं और आगे का सेशन आगे शुरू करेंगे अगले टॉपिक में। तो 2 पंक्ति सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। 2 पंक्ति किसके लिए सुना रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। जब रस बताऊंगा, छंद पढ़ाऊंगा, तो वहां वहां आप उसका तुलना कीजिए, किसमें कौन सा छंद, क्या कौन सा रस किसके अंतर्गत आता है। तो ये जो मैं सुनाने चल रहा, जो बताने चल रहा हूं, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, जिससे आप, ये तो जो पंक्ति है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, उसके लिए होगा। प्यार कई तरीकों से होता है। आप अपने माँ बाप से भी करते हो, भाई बहन से भी करते हो, नात रिश्तेदार से करते हो, सभी से करते हो, एक्स वाई जेड और किसी से भी करते होंगे। उनके लिए भी आपका ये 2 पंक्ति आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी नाराज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अगली पंक्ति सुनिएगा। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।